नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जो है रिलीज कर दिए हैं। पहले कांग्रेस ने किया, फिर उसके बाद बीजेपी ने किया। तो इसमें किसका पलड़ा भारी है, मतलब किसने क्या दिया और कौन जनता को लुभाएगा? इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट। फोगाट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। और आपके दर्शकों को भी प्रणाम, जी श्रवण जी। जी। तो क्या क्या लगता है, कांग्रेस भारी या बीजेपी भारी मैनिफेस्टो में? हाँ, देखिए, ये देखा जाए तो आपने बड़ा भारी सवाल पूछा है कि हम्म। भाई कौन किस पे भारी। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हरियाणा जो है ना, वो कुश्ती कबड्डी का प्रदेश रहा है। जी। और अखाड़े जो है बड़े फेमस हैं यहाँ के, कौन किस पे भारी पड़ेगा। यानी कि बड़ा वो ताकतवर और शक्तिशाली सवाल पूछा आपने। इस बार और तो ये, वैसे भी पहलवान, दो दो पहलवान हैं। हाँ बिल्कुल, जुलाना में पहलवानों दो का पहलवान मुकाबला है। लड़ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चुनावी दंगल और चुनावी अखाड़ा हरियाणा में वाकई बना हुआ है। तो इसलिए मैंने आपका जो है वक्तव्य सुनने के बाद ये जवाब दिया कि वाकई आपने एक बड़ा भारी सवाल पूछा है। देखिए, जहां तक घोषणा पत्र की बात है श्रवण जी, पहले जो है परसों जैसे कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, वो 7 गारंटी लेके आए। जिसमें उन्होंने जो है कि भी एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे हम। और महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए जो है एक 2,000 रुपये हम लेके आएंगे हर महीने उनके खाते में, जैसे पीछे राहुल गांधी भी कहते थे भाई ठकाठक ठकाठक। उस तरह के परिपाटी को, उसी चलन को बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने ये घोषणा की। हाँ, जी। गैस सिलेंडर का जैसे हम महिलाओं को 500 रुपये में देंगे, ये भी उन्होंने पहले हम्म लोकसभा चुनाव में भी ये वादा किया था, तो अब ये वादा किया है। और हम्म उसके तुरंत बाद जो है अगले दिन ही, यानी कि कल, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वो 20 जो है संकल्प लेके आए। हम्म उसमें 20 किस्म के जो वायदे हैं, यानी हम्म कि लगभग 3 गुना। और ये बड़ा एक हरियाणा में, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, पिछले कई चुनावों से, हम्म। मैं 2005 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, इतना जल्दी, क्या अभी चुनाव जो है 5 अक्टूबर को है और दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। ये लोग मीडिया के क्षेत्र में भी और मीडिया वर्ग में भी इस बात को लेकर बड़ा अचरज है, अच्छा। राजनीतिक हलकों में। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है पिछले चुनाव में भी, 2019 का जो चुनाव था, उससे 14 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें बिल्कुल आखिरी दिनों में, जब हम्म। 3-4 दिन, 2-4 दिन रहते थे, तब जो है दोनों पार्टियां या मुख्य दल जो भी फाइट में होते थे, वो अपना घोषणा पत्र लेके आते थे। जी जी। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने जो है वो 18 को जारी कर दिया और फिर बीजेपी ने 19 को। ये बड़ा हम्म कमाल का चीज है कि भाई हम्म। दोनों इतनी जल्दी ये घोषणा पत्र आ गए हैं कि अब लोग इन पे शायद चर्चा करें। नहीं तो अन्यथा इसमें तो क्या ये, कांग्रेस पीछे रह गई कि वो पहले ले आई? अगर यही ट्रेंड है आजकल कि भाई तुम जितना दोगे हम तुमसे ज्यादा देंगे, तो क्या कांग्रेस देखिए, ने कैलकुलेट नहीं किया इसको? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने जो घोषणाएं की उसको रखते हुए बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई। जैसे कि आप महिलाओं को 2,000 कांग्रेस ने कहा, हाँ, बीजेपी ने 2100 कह दिया। ठीक है 2100 ना? कर दिया। 500 गैस सिलेंडर, इसने भी 500 रखा, इसको बराबर रखा। लेकिन मैं युवाओं को नौकरी 2 लाख, उसने भी इसने भी 2 लाख रखे। हाँ, दो लेकिन लाख इसने कहा। जिसने इलाज में कांग्रेस थोड़ा इसमें आगे बढ़ती नजर आ रही है, 25 लाख कह रही है, बीजेपी कह रही है हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल। 10 लाख प्लस ये हाँ, 10 लाख। 70 एज वाला जो है। हाँ, तो सीनियर लेकिन सिटीजन या इसने 70 से कई ऊपर के जगह लोगों पे, को भी। जैसे स्कूटी है, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो गांव में रहती हैं हरियाणा की लड़कियां और आसपास के शहरों में पढ़ने जाती हैं, जो गांव की कस्बों से, सबको स्कूटी देंगे। हम्म। तो देखिए, जहां तक घोषणा पत्र में जल्दबाजी का सवाल है, कांग्रेस एक विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और हरियाणा में 10 साल से सत्तारूढ़ है। तो हम्म कांग्रेस के लिए जो घोषणा पत्र जारी करना, ये वाकई एक जो है चौंकाने भरा वाला फैसला था। और लोग तो ये कह रहे हैं कि उसका ये असर देखिए कि बीजेपी जो तुरंत लेके आई है। अन्यथा पिछले चुनाव में बीजेपी ने बिल्कुल आखिरी दिनों में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। हम्म और लोगों ने ये भी कहा, मीडिया में भी ये चर्चा है और लोग पार्टी वाले एक दूसरे कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जैसे हमने जारी किया, तो हमारा जो है उठाया, कट किया वहां से हमारे घोषणा पत्र को और चेप दिया और बीजेपी का घोषणा पत्र बना दिया। तो ये हाँ, बातें भी अब चल रही हैं कि हमने 2,000 कहा तो बीजेपी कह रही कि हम 2100 रुपये देंगे। और जबकि ये बात बड़ी दिलचस्प है कि मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये फ्री बीज या मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटने का सिस्टम है, इसकी बजाय लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी भी उसी परिपाटी पे चलती हुई जो है
अपना घोषणा पत्र लेके आती है, और जहां कांग्रेस ने 7 गारंटी दी थी, वहां बीजेपी जो है 20 संकल्प के और 20 जो है वादों के साथ जो है हम्म। घोषणा पत्र लेके आ तो जाती 100 रुपए का है। फर्क पड़ेगा क्या? आपको क्या लगता है? आप तो वहाँ नहीं रोहतक में रहते हैं, हरियाणा के हैं, तो 100 रुपया क्या भारी पड़ेगा कांग्रेस को? महिलाएं नहीं, क्या देखिए, 100 रुपया के लिए इधर उधर हो जाएंगी, मतलब वोट दे नहीं देंगी? नहीं, हरियाणा की जनता देखिए इतनी जागरूक है, उनको मालूम है कि भाई 2021 में कोई खास फर्क नहीं है, देखा जाए तो 100 रुपए का कोई खास फर्क नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है, क्या ये दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र को हरियाणा के हर वोटर के पास, मतदाता के पास, श्रवण रूप में या वो जो है लिखित रूप में उनको कह पाएगी, उनको मैसेज दे पाएगी कि भाई अगर हमारी सरकार, देखिए घोषणा पत्र एक परिपाटी आप पिछले 20 30 50 सालों से हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जो है घोषणा पत्र ही बन के रह जाता है। और ज्यादातर पार्टियों ने जो घोषणा पत्र करके, जो दावे करके या जो नारे और जुमले देकर जो पार्टियां सत्ता में आई हैं, उन्होंने ये वादे जो है बाद में पूरा करने का कभी कोशिश नहीं की है। लेकिन इक्का दुक्का कर्नाटक छोड़ में दीजिए किया आप। है, कर्नाटक में सरकार हम्म? ऐसे ही बदली है। हाँ, नहीं, कर्नाटक कर्नाटक में में उन्होंने किया है। कांग्रेस घर घर जाकर इस बात का लोगों को बताती रही कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, ये चीज फ्री देंगे, और उसका असर हुआ हाँ, कि सरकार बदल गई। तो ऐसा नहीं, नहीं वही है मैंने कि हुआ कहा। है, कांग्रेस ने हाँ, एक्सपेरिमेंट किया है इसे कर्नाटक में। देखिए वही बात मैंने कही आपसे कि हो सकता है कि कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए कि हमने ऐसा किया तो हमें फायदा हुआ, इसलिए वो घोषणा पत्र जल्दी लेके आई है। और बीजेपी को भी उसको काउंटर करने के लिए अगले दिन ही घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। तो ये देखा जाए तो ये वोटर के लिए बड़े फायदे की चीज है कि भाई दोनों पार्टी हमें क्या ऑफर कर रही है, ताकि उनके पास समय है 15 दिन का। 5 तारीख को जब चुनाव होगा उस समय तक का उनके पास समय बचा हुआ है कि दोनों के घोषणा पत्र को वो पढ़ ले, समझ ले और फिर अपना मन बनाए। लेकिन ऐसा है इसमें, देखिए, जहां तक 2 3 चीजें हैं इसमें। हम्म अगर हम कांग्रेस की घोषणा पर, देखिए विपक्षी दल है कांग्रेस, वो हम्म सत्ता प्राप्ति के लिए नेचुरल है कि बहुत ज्यादा घोषणा कर सकती है, वो उन्होंने की भी है। कई हम्म। मामलों में यहाँ बीजेपी का घोषणा पत्र जो है हरियाणा के जो लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं उनको टच नहीं करता है। अच्छा। देखिए कांग्रेस ने यहाँ जो है बीजेपी से एक, मैं ये कहूं कि बाजी मार ली है कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हरियाणा में अभी जो है बीजेपी की सरकार में 3,000 रुपये महीना वृद्धावस्था, विकलांग या विधवाओं औरतों को जो है एक पेंशन मिलती है, 3,000 रुपये तीनों को अलग सामाजिक अलग सुरक्षा तीन प्रमाण। तीन हजार तो वो उन्होंने, कांग्रेस ने जो उसको 6,000 की घोषणा कर दी, हालांकि उसमें कोई रोड मैप या कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया है कि भाई हर साल हम 1,000 बढ़ाएंगे, हर साल 500 बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने 6,000 का वादा किया है। तो ये एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा देखिए एक और बात है, नौकरी है। अब बीजेपी ने भी ये कहा कि हम नौकरी देंगे, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 10 साल से ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और यहाँ भी, ये नौकरी जैसे इशू को जो है प्रॉपरली डील नहीं कर पाई। हरियाणा में श्रवण जी आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 10 साल में ग्रुप सी के, बी के लगभग और एडमिशंस के लिए और नौकरी के लिए 30 पेपर लगभग लीक हुए हैं, जिनको दोबारा कराना पड़ा। बच्चों को परेशानी हुई, बेरोजगारों को परेशानी हुई। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ। आपको पता भी होगा कि पीछे एक एसपी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एक सचिव रैंक के बहुत बड़े अधिकारी करोड़ों रुपए के साथ अपने जब दफ्तर में पकड़े गए थे। वो हम्म। कुछ वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती का मामला था, वो जेल में भी गए बाकायदा इस जी जी कांड के जी। लिए। तो उसमें बड़ी छीछालेदर हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और एक हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो एक कौशल विकास रोजगार निगम लेके आई, एक प्राइवेट एजेंसी जो है निगम बनाया गया, कि उसके हम्म। माध्यम से ग्रुप सी और डी की जो है बहुत सारी भर्तियां ठेके पे की गई। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आपको ठेके पे ही देना था तो पहले आपने परमानेंट भर्ती क्यों नहीं की, जो 2 लाख 1.5 लाख जो भी एक आंकड़ा चलता है। जब हम्म। हुड्डा सरकार 2014 में गई तो उस समय लगभग 1.5 लाख वोट नौकरियां खाली थी। तो हर साल 5 7 हजार आदमी रिटायर भी होता है। तो उसके बावजूद जो है आपने ये भरा क्यों नहीं, तो बीजेपी के लोगों को ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसमें एक और जो बात है, ये जो कौशल रोजगार निगम है, उसकी वजह से जो भी ये ठेके पे जो भर्तियां रखी गई हैं, अब ये भी जो है, अब इनकी जॉब गारंटी का इंतजाम तो नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है कि जितने भी लोग लगे हैं हम उनको जो है जॉब से हटाएंगे नहीं। और कांग्रेस भी इसी राह पे है कि भाई हम इनको हटाएंगे नहीं, और बदले में जो पक्की भर्तियां हैं उनकी जगह हम भर्ती करेंगे। इसके बाद में देखेंगे, अब देखो सरकार क्या करती है। और घोषणा पत्र में एक और, इसमें जो हरियाणा का जो देखिए वोटर है, उसमें शहरी वोटर भी बहुत ज्यादा है। हम्म। आप ये देखिए, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, करनाल है, हिसार है और रोहतक है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं यहाँ। 5 तो नगर निगम है यहाँ। हम्म।
और इसके अलावा पालिकाएं हैं, परिषद हैं। जो शहरी लोग हैं वहां इस सरकार ने एक प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम शुरू किया था, और उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज और बहुत सारी गलतियां हैं। और उसमें तत्कालीन जो निकाय मंत्री थे कमल गुप्ता, उन्होंने कहा भी था, रोहतक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हमें पता है, सरकार को इस बात का पता है कि प्रॉपर्टी आईडी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वो जो सर्वे हुआ उसके बारे में इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कुछ नहीं कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम इसका सरलीकरण करेंगे, इसको हटाएंगे या नया सर्वे कराएंगे। वो भी एक इशू है। एक परिवार पहचान पत्र आपने सुना होगा, सुना। हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार लेके आई थी कि हम्म किसी भी कार्य के लिए कोई भी आपको सरकारी एनओसी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, या प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना है, कोई भी सरकार से आप कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो हम्म आपको एक फैमिली आईडी लगानी पड़ेगी, हम्म परिवार पहचान पत्र। जो अब देखा जाए तो हरियाणा के लोगों के लिए परमानेंट परेशान पत्र बन गया है। अच्छा, वो मैं कैसे? इसलिए कह रहा हूँ, हाँ हम्म बिल्कुल, कारण ये है कि फैमिली आईडी बना तो दी गई है, हम्म लेकिन जो है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। उसमें मान लीजिए आय लिखवा दिया आपने किसी आदमी ने कि मेरी आय जो है 2 लाख रुपए पर मंथ पर एनम है। हम्म अगर उसकी नौकरी चली गई या उसको मजदूरी नहीं मिली या विकलांग या किसी वजह से दुर्भाग्य से वो कमाई नहीं रही, उसका जॉब चला गया और उसकी इनकम घट गई, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं करवा सकते। ये नियम हम्म बना दिया गया। तो उससे लोग बहुत परेशान है कि हो सकता है मेरे पास एक जो है ऐसी नौकरी है 25,000 रुपए महीने की या 50,000 रुपए महीना की, अगले साल ना रहे, तो वो फिर उसको कम नहीं करवा सकते। तो बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं जिसमें बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है या आयुष्मान योजना है। उसमें एक नियम है कि एक हम्म क्रीमी लेयर बनाई हुई 1,80,000 जिसकी इनकम है। अब हम्म आदमी उससे नीचे आ गया लेकिन वो सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी फैमिली आईडी में इनकम नहीं घटवा सकता। और एक और इसमें बड़ी बात की, जो आदमी सिंगल फैमिली है, हम्म अकेले हैं जो लोग, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिन्होंने शादी हम्म नहीं की, उस आदमी की फैमिली आईडी नहीं बनती है। तो हरियाणा में हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो सिंगल है बिल्कुल, जिनकी शादी नहीं हुई और जिनका हाँ परिवार भी नहीं है। हाँ, ये तो तो ये ठीक है। दोनों विषयों पे हम्म। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जो है अपनी घोषणाओं में, अपने वादों में, कि हम ऐसा करेंगे कि फैमिली आईडी को तो भूपेंद्र हुड्डा जी कह चुके हैं, शैलजा जी कह चुके हैं, हम इसको खत्म कर देंगे। कांग्रेस का ये मत है। लेकिन हम्म बीजेपी ने घोषणा पत्र में 20 संकल्प जो दोहराए हैं उसमें ये कहीं नहीं है। और एक और बात जो आपने कही कि अग्निवीर योजना के सभी लोगों को हम रोजगार देंगे। देखिए, हरियाणा जवानों का, किसानों का, पहलवानों का प्रदेश है और तीनों मुद्दे हरियाणा में बहुत जबरदस्त तरीके से हावी हैं आज के दिन। जो रूरल बैकग्राउंड, कस्बाई बैकग्राउंड के लोग हैं वहां तो फौज में भर्ती होने का बहुत ट्रेंड है। पूरा अहिरवाल देख लीजिए, आप गुड़गांव देख लीजिए, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, ये जो पूरा इस तरह का इलाका है रेतीला, वहां से भी जो लोग हैं बहुत फौज में जाते हैं। और रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, यहाँ से भी बहुत लोग जो है फौज में जाते हैं। तो उनके लिए अग्निवीर योजना की वजह से हो क्या गया है कि एक परमानेंट नौकरी का जो उनका सपना होता था या एक उपलब्धता हम्म होती थी नौकरी की, वो खत्म कर दिया सरकार ने। अब लोगों का रुझान वहां हट गया। अब अमित शाह जी ने कह तो दिया ये कि अभी अग्निवीर के जितने भी रिटायर्ड लोग हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि भाई वहीं आप अग्निवीर में जो है उसको परमानेंट जॉब क्यों नहीं देते जिस तरह पिछली जॉब दी गई नहीं है। तो वो गारंटी तो है ही ना भाई कि दूसरी जगह भी जॉब लगेगी, सीआईएसएफ है या दूसरे ये एजेंसी आपकी बात है, सही। वो भी तो देखिए, परमानेंट जॉब है। लेकिन हाँ अब परमानेंट जो, क्योंकि अब ये बात सबको समझ में आ गई है कि अग्निवीर अब वापस नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और जब जॉब की गारंटी सरकार दे रही है तो क्या आपको लगता है कि अग्निवीर की धार जो विरोध है वो कुंद पड़ेगी इससे? क्योंकि नहीं अग्निवीर आप जन, खुद बता रहे हैं कि बड़ा मामला है, और है भी हरियाणा में बड़ा जिस मामला है तरीके जी, से बिल्कुल, बहुत बेरोजगारी ज्यादा बहुत लोग बड़ी जाते हैं समस्या है। फौज में जी। 35 से कांग्रेस जैसे विपक्ष तो वाले इससे दावा कर रहे हैं कुछ और लोग। धार कुंद होगी क्या अग्निवीर की? और दूसरा है कि किसानों को लेकर, किसानों में 24 फसल की जो है गारंटी, वो तो ऑलरेडी दे रही है गवर्नमेंट। सबसे देखिए ज्यादा जो है उसमें फसलों की उसमें गारंटी श्रवण जी एमएसपी की वो दो इस पे है, हरियाणा में है। तो ये जो दो हाँ चीजें हैं उसमें आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस की धार कुंद होगी विरोध का, बीजेपी का? देखिए श्रवण जी, सीधे सीधे कहा जाए तो लोकसभा चुनाव से लेके अब तक जो माहौल है वो लगभग एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के खिलाफ है और अग्निवीर का काफी विरोध है यहाँ। मुझे लगता नहीं कि ये एक किसी पानी के छींटे की तरह जो लोगों की जो उबाल है उसको शांत कर पाएगी। वो कहते हैं ना कि ये तपता हुआ तवा है, इस पे पानी की बूंद कितना टिकेगी। वो तो 5 तारीख को जो है लोग उसका मतदान कर देंगे और 8 को रिजल्ट आएगा। लेकिन हम्म अग्निवीर और एमएसपी की योजना हरियाणा में जो है बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है किसानों के लिए। एमएसपी की गारंटी तो सरकार कह रही है कि भाई हम 24 फसलों को जो है एमएसपी देंगे, लेकिन इसमें एक और पेच है जो किसान इस चीज को समझ रहे हैं कि सारी फसल खरीदेगी सरकार
इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये भी एक बड़ा इशू है। और इसके अलावा नहीं, 24 मार्केट है में, ना, 24 बहुत होता ओपन है। मार्केट में उनकी जो फसल है वो जो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी है उससे कम नहीं बिकेगी। सरकार और बीजेपी का घोषणा पत्र इस बारे में कुछ नहीं कहता है। और अग्निवीर की योजना जो आप कह रहे थे कि वापस होगी नहीं होगी, वो तो चलो केंद्र डिसाइड करेगा, और हो सकता है कि भाई केंद्र इसको वापस ना ले। लेकिन इसमें बदलाव की बात तो पीछे राजनाथ सिंह ने भी की थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अग्निवीर योजना में बदलाव करेंगे। लेकिन समीक्षा अब की तक बात केंद्र की कही तरफ है, से वापस की बात कुछ किसी आया ने नहीं नहीं है। की। समीक्षा की तो बात अभी की ये है, उसमें जो चेंजेज है उसकी बात कही है, वापस हाँ, लेने की चेंजेस की बात बात नहीं की। कही है। तो जी। लेकिन अब तक वो चेंजेस हुए नहीं है, और जब तक उस योजना में कोई सरकार ऊपर कोई केंद्र की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं होता है कि हम इसमें इस तरह का चेंज करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये एमएसपी और जो है दोनों योजनाएं हरियाणा में प्रभाव डालने वाली है नहीं। और इन्हीं दो मुद्दों की वजह से जो है बीजेपी को आज गांव गांव में, कस्बों कस्बों में जो है विरोध का सामना करना पड़ता है। और जजपा का तो इतना बुरा हाल है कि लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। बीजेपी के साथ भी इस तरह की स्थिति है। बहुत सारे गांव में किसान जो सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम दिल्ली जा रहे थे या पंजाब से जो किसान आना चाहते थे तब आपने हमें रोक दिया, तो अब हम आपको गांव में क्यों घुसने दें? नहीं, ये तब बात तो घोषणा आप पत्र बता तो चुके जी, ये तो क्या, लेकिन आपने 2 दिन में बीजेपी का घोषणा पत्र आए, 1 दिन हो चुका। तो आप तो लोगों से मिलते रहते होंगे, आप तक भी ये सूचनाएं पहुंची होंगी कि क्या इससे कोई विरोध कम होगा बीजेपी का? आप जो बता रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। इनका इनकम्बेंसी है, और अग्निवीर योजना किसान जैसे हमने जिक्र किया नहीं, वो तो है इधर इसका कुछ असर। आपको लगा लेकिन है कि आपके पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं कि इसका कोई जो है असर नहीं होगा? लोग। देखिए, कुछ जो बीजेपी के लोग हैं जो अपने पार्टी के लिए समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वो लोग तो ये कहते हैं, लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है श्रवण जी, कि जो आरएसएस जो बैकबोन है बीजेपी, जो हम्म। आरएसएस का कार्यकर्ता जो अपना घर बार छोड़ के आरएसएस के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, वो अब की बार इनएक्टिव है, वो पैसिव मोड में है। और ये रिकॉर्ड रहा है आपको भी और नहीं, लगभग सभी लेकिन लोगों एक को पता आप है कि नई बात बीजेपी कह रहे हैं कि ये बहुत ही इसी पे तो लड़ाई थी भाई, लोकसभा चुनाव में इसी पे तो चर्चा हुई कि आरएसएस ने जो नहीं, है सपोर्ट नहीं किया। हाँ जो भी वो मैं देखो, कारण रहे हो, लेकिन अब तो इस पर काफी बहस हो चुकी। आरएसएस नहीं मैं बीजेपी की मीटिंग्स हो मैं जो चुकी, कहना चाहता हूँ नागपुर में श्रवण जी वो बैठक बात, हुई, तमाम दुनिया भर में बैठक हुई। अब सुनिए, तो ये मैं जो बात आरएसएस कहना वाला ये चाहता हूँ ना मुद्दा सर, नहीं उसको होगा। समझिए। जी। एक मिनट श्रवण जी, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आरएसएस का कैडर जो बीजेपी के लिए खूब प्रचार करता था, घर घर जाके टोलियां बना बना के, हमने खुद देखा हुआ है, वो अब की बार बीजेपी के लिए वोट मांगने में रिलेक्टेंट है। तो योजनाओं को जो घर घर में जाके पर्चे दे के पार्कों में, हमने खुद देखा है, लोग पार्कों में, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, आरएसएस के लोग जो हैं वो पार्क पर्चा लेके आते थे, बाकायदा घोषणा पत्र लेके आते थे, बात करते थे, फीडबैक लेते थे। एबीवीपी के लोग लगे रहते थे, आरएसएस के लोग लगे रहते थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारत विकास परिषद के लोग, हमने खुद देखा है कि पार्कों में यहाँ जो टोलियां होती हैं या शाम को लोग पार्कों में बैठते हैं या तो किसी अभी मंदिर क्या में इस बैठते हैं। चुनाव प्रचार में वो लोग नहीं कर रहे हैं मदद? अब चुनाव प्रचार में इतना तेजी से और इतना बड़े तरीके से जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र को लोगों को घर घर पहुंचा के उनको पैसिफाई करने में और उनका जो नहीं, लेकिन सरकार आप के पहले प्रति इसका विरोध है जवाब उसको दीजिए कम कि कर क्या पाएगी? क्या बीजेपी ने जो इतने एक्सरसाइज किए, आरएसएस के साथ बैठकें की, तमाम तरह की चर्चा हुई भाई, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा हरियाणा आरएसएस में जो लोग हैं? वो अभी भी बीजेपी नहीं, से नाराज हैं, जो आप कह रहे हैं कि हाँ वो लगभग लोग मदद नहीं कर रहे हैं। ये तो लोकसभा का उतना मुद्दा मदद, था ना, लोकसभा में ये समस्या थी। अब तो इसको बिल्कुल बिल्कुल। सॉर्ट आउट हो चुका जैसा बताया गया। तो अभी भी क्या नाराजगी है? आरएसएस वाले मदद नहीं कर नहीं रहे देखिए बीजेपी को हरियाणा में? शरवण जी, जिन लोगों से मेरी बात होती है, या मैं रोहतक में रहता हूँ या आसपास के इलाकों में जहां भी हम कभी मूव करते हैं, आना जाना होता है या चुनाव के सिलसिले में यात्रा करते हैं, तो वहां ये दिखाई देता है। बीजेपी के खुद जो कोर कार्यकर्ता वो लोग भी कहते हैं कि भी आरएसएस का जो है हमारे साथ साथ जरूर है, लेकिन वो इतना खुल के जो है हमारे लिए अगर प्रचार करेंगे और संकल्प पत्र को लोगों के तक पहुंचाएंगे तो हमें इसका हो सकता है कि लोगों की नाराजगी कुछ कम हो। इलेक्शन में अभी जैसे 12-13 दिन बाकी हैं तो कुछ फायदा हो। बस सवाल वही है, लाख टके का सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को बीजेपी के लोगों के लिए जो पहुंचा पाएगी, जनता में जाके मतलब मतदाताओं के सामने ले पाएगी कि भैया हम ये करेंगे आपके लिए, और उनको आश्वस्त कर पाएगी। देखिए, बीजेपी के लिए एक और संकट भी है यहाँ, क्योंकि 10 साल से केंद्र और हरियाणा में दोनों जगह सरकार है। तो लोग ये कहते हैं भैया आपने पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया ये काम?
हम्म। पिछले 10 साल में आपने ये 2 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी जो अब देंगे? और स्कूटी की बात पे भी अब जैसे किसी चैनल पे चर्चा हो रही थी, तो एक साथी बता रहे थे भाई उत्तर प्रदेश में भी जो योगी जी ने कहा था कि हम जो है हर एक बच्चे को जो स्कूटर देंगे, लेकिन आज तक इस तरह की योजना वहां लागू नहीं हुई। तो बीजेपी के सामने ज्यादा समस्याएं हैं कि केंद्र की जो घोषणाएं होती है वो कितना लागू होती हैं, और पिछले 10 साल से हरियाणा में जो घोषणाएं की गई हैं, लोग तो ये भी सवाल कर देते हैं मोदी जी ने तो भाई 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने का वादा किया था, तो हम कैसे विश्वास कर लें भारतीय जनता पार्टी पे? तो संकट तो है, और कांग्रेस विपक्ष में है, तो लोग ये लगता होगा उनको कि भाई शायद कांग्रेस ऐसा कर दे, जैसे कर्नाटक में आपने बताया, हिमाचल में बताया, तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे जो है 5 गारंटी जो कांग्रेस की वहां चली थी और लेकिन उसमें उनकी हिमाचल सरकार का एक बनी। उदाहरण भी तो है ना, हिमाचल किस तरह से नीचे जा रहा है, ये भी तो एक हाँ, एग्जाम्पल है लोगों के वो सामने। बिल्कुल, उस पे भी बिल्कुल ये है कि उनके पास भी पैसा नहीं है देने के लिए, ओपीएस लागू कर दिया है, या और जो योजनाएं जो कांग्रेस ने घोषणा की थी उसके लिए पैसा। अब कांग्रेस इस पे ये आरोप लगाती है कि हमें केंद्र से जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है, हमें हाँ, केंद्र से आपने मदद नहीं पेंशन मिल की पा रही है। बात की याद दिलाई। ये अच्छा समस्या कि यहाँ भी कांग्रेस आएगी। ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही है कि हम वो लागू करेंगे, और बीजेपी इस पर चुप है। नहीं, बीजेपी ने ये कहा है कि ये यूनिफाइड स्कीम आई है जो यूपीएस, जो हाँ, भी वो मोदी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम हाँ जो उसको देंगे, कांग्रेस जिसमें कह कुछ एक रही नया है। क्राइटेरिया हाँ, बनाया गया है। पुरानी तो अब पेंशन ओपीएस स्कीम भी जो। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। नहीं, श्रवण पुरानी जी, पेंशन हरियाणा में स्कीम की ओपीएस बात कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर नहीं रही है, कर बिल्कुल रही है। जो हिमाचल में है नहीं कर। उसकी बात बीजेपी नहीं कर रही है। तो इससे कोई फायदा तो वो भी होगा? एक इससे मुद्दा है। कोई ये कोई इशू है हरियाणा में, ओल्ड हरियाणा में पेंशन बहुत बड़ा स्कीम? इशू है। हम्म। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, लगातार हरियाणा में आंदोलन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए चल रहे हैं। और जब भी कर्मचारियों ने सरकार से प्रदर्शन ये मांग की है, या जो है सीएम का घर घेरने की या सीएम को मिलने की कोशिश की, तो उन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए हैं। तो ये भी एक इशू है कि ओपीएस हमें चाहिए, क्योंकि देखिए कर्मचारी को ये कहना है कि वो 30 40 35 साल जो है सरकार को दे के बुजुर्ग अवस्था में जब रिटायर होता है, तो उसको अगर एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में अच्छी खासी पेंशन नहीं मिलेगी, तो ना परिवार में समाज में कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। प्लस हेल्थ इश्यूज को लेके जो समस्याएं हैं कि बीमारी में जो खर्चा है, या बच्चों की शादियां करनी है उसका खर्चा है, या अपने घर बनाना है उसका खर्चा है, वो कहाँ से लेके आएंगे? और हो सकता है एक आदमी 60 साल की उम्र में, 58 साल की में जैसे हरियाणा में रिटायर होता है, वो हो सकता है 80 साल की उम्र तक पहुंचे। अगर उसके हम्म। पास पेंशन नहीं होगी, न्यू पेंशन स्कीम में तो बहुत ही कम पेंशन होती है, तो कैसे गुजारा करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहां भी कांग्रेस ने ओपीएस का वादा करके, स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लिए ये भी संकट है कि वो यूपीएस की तो बात करती है, लेकिन ओपीएस की बात नहीं करती क्योंकि हाँ। केंद्र नहीं करता है। ये भी हम्म। समस्या है। तो आपको नहीं लगता है कि 100 जो ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा महिलाओं को, और स्कूटी प्लस और जो युवाओं के रोजगार के अन्य अवसर, ठीक है ना, तमाम तरह के लोन, इससे कोई नाराजगी कम होगी बीजेपी के प्रति वहाँ हरियाणा में? आपका ये कहना है? नहीं, मेरा तो यही मानना है। और हलकों में आप जाएंगे, आप मूव करेंगे, तो ये चीज सामने आती है कि लोग रोजगार को लेकर हरियाणा में बहुत बड़ी परेशानी, और बेरोजगारी का संकट जो है उसकी वजह से देखिए एक और समस्या हो गई है। गांव में, कस्बों में, शहरों में रोजगार ना होने की वजह से लड़कों की शादियां होनी बंद हो गई हैं, हम्म। और परिवार के परिवार दुखी हैं। गांव में जाइए आप, 5,000 का, 10,000 की जनसंख्या गांव है, 30 से लेकर 40 साल की उम्र में ऐसे लड़के मिलेंगे आपको जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। हरियाणा में तो देखिए खट्टर साहब ने भी, जैसे एक बार जब वो पहली बार जब मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था जब कश्मीर में ये धारा 370 हटाई कि भाई आपकी हम्म। शादियां जो हम कश्मीर में से बड़ी सुंदर बहू लेके आएंगे आपके लिए, अब धारा 370 खुल गई है, तो रोजगार मिलेगा तभी तो कोई उनको बहू देगा, वधु कहाँ से आएगी? और हरियाणा में एक ट्रेंड है, हरियाणा के में एक सामाजिक जो संरचना है वो इस किस्म की है कि हरियाणा में तो अगर किसी लड़के की नौकरी लग जाए तो रिश्ते वालों की लाइन लग जाती है, एक बार पता लगे कि लिस्ट में नाम है। और ये हम्म। तो एक खट्टर साहब ने पहले भी कहा था, अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, वो बड़ा वायरल है, कि भाई हरियाणा में तो पहले ऐसा होता था कि एचसीएस के सिलेक्शन के लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर जो सेलेक्ट करते हैं, ये जो हम्म। बॉडी है एचसीएस की, हम्म। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हम्म। एचसीएस जो लड़के लगते थे या लड़कियां लगती थी, तो उनमें जो लिस्ट होती थी वो ये देखते थे कि भाई इसकी नौकरी लग जाएगी, भाई आप शादी, तो मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो है, या एमएलए एमपी, वो लोग जो है हम्म। कांटेक्ट करते थे कि भाई हम्म। आपके लड़के के, आप हमारी लड़की से शादी कर दो तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ये अच्छा। उस, और कोई उनके पास अगर लड़का है तो कि भाई आप इस लड़की से हमारी शादी, इसकी शादी करवा दोगे तो आपकी लड़की का नाम आ जाएगा।
तो इस तरह के आरोप जैसे वो खट्टर साहब ने लगाए, वो हमारी एक सामाजिक संरचना का प्रमाण उन्होंने दिया है कि हरियाणा में ऐसा चलता है कि नौकरी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब बेरोजगार है, हर गांव में बच्चे हम्म, घूम रहे हैं खाली। हम्म। और इस योजना ने, इसमें भी तो अग्निवीर योजना ने बीजेपी, बड़ा डेंट इनमें किया भी है। बीजेपी आगे दिखती है कांग्रेस से। 2 लाख की नौकरी की बात बीजेपी ने भी कही है, कांग्रेस ने भी कही है, लेकिन बीजेपी ने और एक्स्ट्रा रोजगार क्रिएट करने की बात कही है युवाओं के लिए, रोजगार के अन्य अवसर, और उसके लिए उसके पास पूरी योजना है। नहीं सर, ऐसा है कि अब स्थिति ऐसी है कि जहां तक 2 लाख नौकरियों की बात है, पहले जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और जिस तरह से लोगों को जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लोगों ने जो है जो कर्मचारियों ने जिस तरह आंदोलन किए हैं कि भर्ती कराने के लिए कि भाई हमें ज्वाइन किया जाए, ये योजनाएं अब लोगों के दिमाग में इतना घुस चुकी हैं कि उनको ये लगने लगा है कि अब बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी। जब पिछले 10 साल में आप 2 लाख रोजगार नहीं दे पाए, तो अगले 5 साल में आप कैसे दे देंगे? लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम्म, जो नीयत है बीजेपी सरकार की, उसकी नियत ही ये बन चुकी है आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए या उम्मीदवारों के लिए अपने वोटर्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे कन्विंस करें कि हम ऐसा करेंगे। लोग सवाल पूछते हैं उनसे पलट के कि आपने एक तो अग्निवीर योजना शुरू कर दी, ऊपर से आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद कर दिया आपने। तो ये सारे जो सवाल है, और ठेके पे आप लोगों को नौकरियां रख रहे हैं। सॉरी, लोग ये कहते हैं कि भाई आप अग्निवीर बनाने के बजाय हमें परमानेंट नौकरी दे दो, रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद हमें नौकरी दोगे आप हरियाणा में, इससे बढ़िया वो नौकरी हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को दे दो और हमें केंद्र में जो परमानेंट नौकरी दे दो। अब इस बात का सवाल का जवाब जो है बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है। हम्म। ठीक है, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। देखते हैं जनता किस तरफ जाती है। उसे कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा लगता है या बीजेपी का, किस तरफ जाती है ये पता लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया।